A very good afternoon to all of you. आज गुड आफ्टरनून मेजरमेंट मैम। गुड आफ्टरनून गुड मैम। आफ्टरनून। गुड आज आफ्टरनून। मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन की क्लास में वीरेंद्र हम सभी लोग के सामने प्रेजेंटेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारा जो हमने अभी तक प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, अगर उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है तो उसको थोड़ा सा अभी यहाँ पर रिजॉल्व कर लेते हैं। फिर 5 मिनट में वीरेंद्र अपना टॉपिक पर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो अभी कुछ स्टूडेंट आप लोग बोल रहे थे। हाँ सुप्रिया बताओ। कोई स्टूडेंट अभी बोलना चाह रहा था तो मैंने कहा था यस एक मैम। सेकंड। यस हाँ मैम। अंजना, हाँ अंजना बताओ। मैम, जैसे हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, तो ठीक है। हाइपोथेसिस में हम ये देखते हैं कि जो मीन है और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो हाँ हाँ। पॉइंट में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम जो हमारी हाइपोथेसिस है, तो वो हम्म। सार्थकता स्तर जो हम लेते हैं तो उसमें नहीं है, इस तरीके से लिखते हैं, सार्थक अंतर नहीं है। तो जब पॉइंट अच्छा। में होता है तो हम लोग ये ऐसे हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे कि मतलब जैसे ये नल हाइपोथेसिस है, क्या ये है? तो जैसे आपने लास्ट में बताया था कि नल हाइपोथेसिस इसमें बनेगी, क्योंकि हाँ इसमें हाँ। मीन जो था और स्टैंडर्ड डेविएशन था, तो उन दोनों में पॉइंट्स का ही डिफरेंस आ रहा था। नहीं तो नहीं देखो, ये अंजना ये ध्यान रखो, मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन में पॉइंट्स का डिफरेंस है, इस पर आधारित आपकी हाइपोथेसिस नहीं बनती है। हाइपोथेसिस बनती है रिव्यू जो प्रीवियस स्टडीज, जैसे कोई भी जब हम रिसर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रीवियस ईयर से, जैसे फंडामेंटल रिसर्च है, वो एक ऐसी रिसर्च है जिसमें आप जब अगर कोई फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हो तो हो सकता है उसमें आपको प्रीवियस मिले, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च बेसिकली एक प्योर रिसर्च होती है जो कि खुद ही एक थ्योरी बिल्डिंग की तरफ जाती है। ठीक है। लेकिन जो हम लोग आम जैसे अपने बिहेवियरल साइंसेज में अपने एजुकेशन के क्षेत्र में जो रिसर्चेस करते हैं वो कहीं ना कहीं अप्लाइड रिसर्चेस की तरफ होती हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर टीचिंग मेथड है, उसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं एक पर्टिकुलर क्लासरूम में। ठीक है। या कोई आपने देखा, आप क्या करते हो, बच्चों के एटीट्यूड का रिलेशन देखते हो किसी दूसरे वेरिएबल से, या पेरेंट्स का एटीट्यूड हमें देखना है ऑनलाइन टीचिंग की तरफ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सी बातें हैं। ठीक है। तो हाइपोथेसिस बेस्ड किस पर होती है कि आपकी जो आपके वेरिएबल्स हैं उनसे जो प्रीवियस, उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस स्टडीज हुई हैं उनमें क्या कंक्लूजन निकल के आया है। ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को शायद जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात हो रही थी तो मैंने पूरा बताया था कि किस केस में हम लोग नल हाइपोथेसिस बनाते हैं और किन यस केसेस मैम। में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। जी ठीक है। जी जी तो जी। नल हाइपोथेसिस अधिकतर आप लोग केसेस देखोगे तो वहां नल हाइपोथेसिस बनाई जाती है। इसके पीछे एक कारण ये है कि जैसे मान लो 100 थीसिस, 100 आप जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है उससे रिलेटेड आपके पास प्रीवियस स्टडी 100 है। ठीक है। तो उस 100 में से 60 तो कह रही है कि जो दो वेरिएबल्स है उनमें जो डिफरेंस है वो सार्थक है। ठीक है। और 40 कह रही है, 40 में से 10 कह रही है कि सार्थक नहीं। नहीं है। और जी। बाकी बाकी में कुछ वो नहीं हो रहा है, बाकी में हाँ नहीं मतलब मिडिल में है। ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा है, आप पूरा कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हो। जैसे होता है 80-90% कह रहे हैं कि डिफरेंस है और 10 में से 8% कह रहे हैं अंतर नहीं है, और कुछ बाकी स्टडीज आ रही हैं जिनमें मिक्सअप मिक्सअप इस तरह से आ रहा है। ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, क्योंकि 90% स्टडीज कह रही हैं कि सार्थक अंतर है, इसका मतलब ये वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो आप भी तो मोर और लेस रिजल्ट आपका ऐसा ही आएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि सार्थक है, आपको दिखा रहा है कि पर्टिकुलर टीचिंग मेथड को यूज करने से एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगी। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम ये लिखते हैं कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे इस ग्रुप का अचीवमेंट उस ग्रुप के अचीवमेंट से ज्यादा है। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस जहां पर हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाते, कोई क्लियर रिजल्ट हमारे पास नहीं आ पाता, उस केसेस में नल हाइपोथेसिस बनती है। तो बेसिकली आप लोग टी टेस्ट जब अभी जितने भी न्यूमेरिकल्स के उसमें इतना ध्यान रखो कि अधिकतर जब तक अगर किसी भी न्यूमेरिकल में जब तक ये मेंशन नहीं किया गया है कि इस ग्रुप, वो खुद नहीं बोलते हैं कि आप टेस्ट करिए कि ये वाला पर्टिकुलर ग्रुप का जो अचीवमेंट है वो दूसरे अचीवमेंट से ज्यादा है या नहीं, अगर वो खुद लिख कर देते हैं एग्जाम में तो इसका मतलब आपको अल्टरनेटिव बनानी है, एकांत परिकल्पना बनानी है। जी लेकिन जी। अगर वो खुद से यानी न्यूमेरिकल में खुद से वो नहीं लिखा है, बस कहते हैं कि दोनों में अंतर की सार्थकता की जांच करिए। ठीक है। एक नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें बोला गया दोनों में अंतर की सार्थकता की जांच करिए, तो आपको नल हाइपोथेसिस बनाना, ये आप लोग ओके एग्जाम के मैम। लिए फिलहाल के लिए
याद रखो, ठीक है। ओके अगर अगर जैसे सिंगल रिलेटेड ग्रुप कहा जाता है क्वेश्चन, जिसमें आपको मैंने बताया सिंगल रिलेटेड ग्रुप में क्या होता है, एक ही ग्रुप होता है, उसी पर प्री टेस्ट अप्लाई किया था, उसी पर पोस्ट टेस्ट अप्लाई किया था, उसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट दे रखा होता है आपका प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट पे, ठीक है। तो वो एक तरीके से वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। तो आप लोग वो इसको ध्यान याद करने का एक तरीका है, कोरिलेट करने का तरीका है कि उस केस में क्या होगा, आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनी, क्योंकि जब भी हम कोई इंटरवेंशन देते हैं, कोई ट्रीटमेंट देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर दिखता है, और वो अच्छी डायरेक्शन में, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। तो डायरेक्शन शो हो रही है आपकी, तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो जाएगी, तो आप वहां पर वन टेल टेस्ट यूज करोगे। तो इस हिसाब से आप याद रखो, ठीक है। क्योंकि आप लोग ये कहोगे ना कि न्यूमेरिकल्स दे रखे, न्यूमेरिकल्स में हम रिव्यू कैसे करेंगे, तो अगर जब तक में मेंशन नहीं है, जो हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पढ़े थे, उनमें अगर न्यूमेरिकल्स में कहीं भी मेंशन नहीं है कि कोई ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से अच्छा है, तो आप नल हाइपोथेसिस बनाओगे, ठीक। और बाकी जिसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की बात की गई है, वहां पर आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाओगे, ठीक। अब जो उस दिन तीसरा वाला, उसकी भी बात कर लें, जिसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को मैच करके बनाया गया था, तो उसमें भी सिंपली हम लोग क्या कर रहे थे, बस हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक कोई टेस्ट अप्लाई कर दिया, और जहां पर दोनों ग्रुप्स के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम आने लगे, हमने उन सैंपल्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक। उन सैंपल्स को सिलेक्ट कर लिया हमने, और फिर अपनी अपनी जो स्टडी हम करना चाहते थे, या जो रिसर्चर अपनी स्टडी को कंडक्ट करना चाहता था, उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर टेस्ट को अप्लाई किया। वो उस टेस्ट के मार्क्स में अंतर देखना चाहता है, तो सिंपली फिर से वही इंडिपेंडेंट वाली की बात आ जाती है, ठीक है। तो उस केस में भी हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब आप लोग आज अपना आराम से, अभी यहाँ प्रेजेंटेशन हो जाए, फिर आप लोग घर पे थोड़ा सा हर जितना भी मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड एक एक न्यूमेरिकल करना, नहीं समझ में आता है मुझे बताना, तो मैं आप लोग को समझा दूंगी। देखो प्रैक्टिस से ही स्टैटिस्टिक्स आती है, स्टैटिस्टिक्स बेसिक मैथमेटिक्स जैसे ही उसमें होता है सब कुछ। तो आपको यहाँ थोड़ा सा कह सकते हो पढ़ना पड़ेगा आपको, जैसे रिसर्च का एक बार रिकॉल करो, रिसर्च पेपर जो आप लोग ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ, उसको रिकॉल करो थोड़ा सा। अभी बहुत टाइम है, आप लोग को सिर्फ एमएड सेकेंड ईयर ही पास नहीं करना है, अभी फर्दर हायर एजुकेशन के एग्जाम्स होंगे, वहां पर एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिक वो आते हैं, सवाल आते हैं, तब आप वहां पर क्या करोगे। तो इसलिए ये मत सोचो कि एमएड सेकेंड ईयर पास करना तो सिर्फ इसका पढ़ के काम हो जाएगा। अभी आपको हायर एजुकेशन में जाना है, तो उससे रिलेटेड एग्जाम्स देने पड़ेंगे। अब तो आपने ये भी सुना होगा कि यूनिवर्सिटीज में भी अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए भी आपको रिटन एग्जाम देना है। अब रिटन एग्जाम हर जगह कंपलसरी हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, चाहे आपका, ठीक है, चाहे नेट का हो, चाहे आपका यूपीएससी के एग्जाम्स हो, या कोई भी हायर एजुकेशन का एग्जाम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के निकलते हैं, तो वहां पर आपको तभी सफलता मिलेगी जब आपके बेसिक क्लियर होंगे, और आप लोग अच्छी बुक कंसल्ट करोगे, ठीक है। कोई भी ऐसे ऐसे रिसर्च की आप लोगों को काफी कुछ बताई गई हैं बुक्स, उन पर आप लोग फोकस करो थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बुक्स अच्छी पढ़ो और थोड़ा सा मेहनत करो, बस फिर आपका रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे। वीरेंद्र आप रेडी हो तो आप लोग का आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया जाए। यस मैम। ओके, आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Good afternoon, ma'am, and good afternoon, class. Good afternoon, गुड sir. आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आप लोगों ने सामान्य प्रायिकता वक्र की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो मीनिंग है वो लोगों ने पढ़ाया है। तो हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे उसका, कहाँ मतलब सामान्य प्रायिकता वक्र के उपयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। तो 6 एप्लीकेशन बताए गए हैं। एनपीसी के 6 एप्लीकेशन बताए गए हैं, जो कि है कि किसी प्राप्तांक, अगर कोई प्राप्तांक आपको दिया गया है तो उससे अधिक या कम अंक पूछ रहा है, वो उसे अधिक या कम छात्रों की संख्या पूछ रहा है, अंक पूछ रहा है, तो वहाँ पर यूज करेंगे एनपीसी का।
उसके बाद अगर 2 प्राप्तांकों के मध्य की संख्या पूछ रहा है तो वहाँ पर एनपीसी का उपयोग करेंगे। और अगर किसी संख्या की सीमा पूछ रहा है कि इसकी सीमा क्या होगी, वहाँ पर उपयोग करेंगे। और कठिनाई स्तर ज्ञात करना है किसी प्रश्न का, तो वहाँ पर एनपीसी का प्रयोग करते हैं। और किसी एक समूह को कई समूह में अगर बांटने की बात आती है तो वहाँ पर एनपीसी का प्रयोग किया जाता है। और दो जो ओवरलैपिंग एनपीसी है उनमें से जो उनका भी कैसे किया गया है उसमें हम तुलना करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या संख्या आ रही है। तो हम 6 क्षेत्रों में एनपीसी का उपयोग देखेंगे, जिसमें से आज हम लोग पहला उपयोग देखेंगे कि किसी वितरण में दिए गए प्राप्तांकों से अधिक या कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करना। तो हम एप्लीकेशन देखने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमें एनपीसी में कुछ चीज़ें जाननी आवश्यक हैं कि जो कि हमारे जो अगर आप सवाल हल करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आवश्यक होती हैं। जैसे कि हम एनपीसी में जो मीन मीडियन मोड होता है, जो मीन मीडियन मोड होता है वह एक ही बिंदु पर स्थित होता है, जो कि जो एनपीसी है, जो सामान्य प्रायिकता वक्र है उसके बीचों बीच जो मीन एक रेखा खींची गई होती है उसी पर मीन मीडियन मोड, मध्यमान, माध्यिका, बहुलक तीनों एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। और जो एनपीसी होता है, जो वक्र होता है वह सिमेट्रिकल होता है, अर्थात कि अगर हम आधे से जो एनपीसी को अगर हम बीचों बीच एक रेखा खींचें तो जितना भाग दाईं तरफ होगा उतना भाग बाईं तरफ होगा, तो सिमेट्रिकल होता है। और दोनों तरफ जितना सिमेट्रिकल होता है तो 50% दाईं तरफ और 50% बाईं तरफ क्षेत्रफल होता है। और एसिम्प्टोटिक का अर्थ होता है कि यह अनंत स्पर्शी होता है। जो एनपीसी होता है वह आधार रेखा को कहीं भी स्पर्श नहीं करता है। और इसमें जो मध्यमान होता है, मध्यमान से इसमें 3 सिग्मा में डिवाइड होता है। प्लस जो दाहिनी तरफ होता है वह प्लस डिनोट किया जाता है, जो बाईं तरफ होता है उसे माइनस से डिनोट किया जाता है। तो दाईं तरफ 3 पार्ट में डिवाइड होता है, +1, +2, +3 सिग्मा, और बाईं तरफ -1, -2, -3 सिग्मा। तो +-1 जो सिग्मा होता है उसके बीच की जो दूरी होती है वह 68.26 होता है। अगर हम मध्यमान से एक तरफ देखें तो मध्यमान से +1 जाएं या -1 जाएं, तो अगर एक तरफ का देखेंगे तो 34.13% होता है। अगर +1 सिग्मा से -1 सिग्मा तक देखेंगे तो 68.26 इतना परसेंट क्षेत्रफल घिरा होता है। उसके बाद +2 से -2 अगर जाएंगे तो इतना क्षेत्रफल देखेंगे तो 95.44% होता है। और +-3 सिग्मा देखेंगे तो यहाँ पर 99.74%, 3 दिया है, 4% होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पहला एप्लीकेशन क्या है कि किसी भी वितरण किए प्राप्तांकों से अधिक या कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। अगर हमें किसी भी वितरण कोई दिया है, अगर हम किसी समूह में छात्रों को अगर यहाँ पर प्रश्न दिया है, आप लोग नोट कर लीजिए प्रश्न। और जो भी अगर वितरण दिया है उसे हम एनपीसी पर देखते हैं। अगर एनपीसी को वह जो हमें मान प्राप्त हो रहा है अगर एनपीसी को फॉलो करता है तो वहाँ पर हम छात्रों की जो हमें अंक दिया है
जैसे इसमें पूछा है कि कितने छात्र 40 से अधिक अंक प्राप्त किए होंगे और कितने छात्र 70 से कम अंक प्राप्त किए होंगे, तो हमें यही निकालना है। और यहाँ पर हमें जो है n दिया है छात्रों की संख्या, और उसके बाद मध्यमान दिया है 60 और मानक विचलन दिया है 12। प्रश्न नोट करेंगे सभी लोग? आवाज जा रही? आ रही है। तो सवाल आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ें। वीरेन, थोड़ा सा आप उत्साह के साथ बोलो कि आप सभी लोग नोट करिए इस तरह से। जैसे एक्चुअल में आवाज है वैसे बोला करो। यस। इतना ना तो थोड़ा सा वैसे लग रहा है कि थके थके से। सुबह से कितनी क्लासेस हो गई हैं आप लोग की? 3 हुई मैम। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, फिर नॉर्मल है ये। खाते पीते रहो तो ऑनलाइन में, तो आप बीच अगर अपना खाते पीते करके पढ़ाई कर सकते हो। चलो आप कंटिन्यू जी। कीजिए। हाँ राज बताइए। मैम कर तो मैम ऊब जाते हैं इतना क्लास होती है। क्या राज? कर रहे हैं, ऊब जाते हैं, इतनी क्लासें होती हैं। बेटा ये है तो ऑनलाइन टीचिंग में, चूंकि इंटरेक्शन वैसा नहीं हो सकता ना जो रियल क्लासरूम में होता है, तो कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेज है। लेकिन अब क्या कर भी सकते हैं हम लोग, सिचुएशन ही ऐसी है कि आप लोग को ऑनलाइन पढ़ना है। कोई बात नहीं, जल्दी ही सब सही होगा। फिर हम लोग क्लास रूम में अपना इंटरेक्शन करेंगे, तब कोई नहीं लगेगी। हाँ विरेंद्र, पढ़ाइए हम लोग को। अब हम लोग सवाल देखें, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वह यही, जो हमें मूल प्राप्तांक जो दिया है उसको हमें जेड स्कोर में बदलना है। जेड स्कोर कह सकते हैं, या सिग्मा मान में उसे परिवर्तित करना है जो हमें मूल प्राप्तांक दिए गए हैं। तो यह सूत्र लगेगा जेड स्कोर इक्वल टू एक्स माइनस एम अपान सिग्मा, जहाँ पर x मूल प्राप्तांक है, m वितरण का मध्यमान है, और सिग्मा क्या है? वितरण का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम देखेंगे कि हमें जो प्रश्न दिया गया है उसमें हमें क्या क्या दिया गया है। तो हम प्रश्न में देखते हैं, तो हमें दिया गया है n कुल छात्रों की संख्या 400, और मध्यमान कितना है? 60, और मानक विचलन 12। अब हम यही इसी स्कोर से जो दिया गया है, इससे हम हमारा जो मूल प्राप्तांक है उसको हम जेड प्राप्तांक में बदलेंगे, या कह सकते हैं कि जो हमारा मान है उसको सिग्मा मान में बदलेंगे। तो हम अब सबसे पहले क्या करते हैं, जो जितना हमें दिया गया कि कितने छात्र, जैसे दिया गया है कि कितने छात्रों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए, तो 40 दिया है, तो हम 40 का उच्च सीमा निकालते हैं। जो अगर हमसे कहा गया है कि अधिक अंक प्राप्त करने वाले, तो हम उसकी उच्च सीमा निकालेंगे। अगर कहता कि 40 से कम अंक पाने वाले, तो हम लोग उसकी निम्न सीमा निकालते हैं। तो क्योंकि कहा गया है कि 40 से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या, तो हमें 40 की उच्च सीमा ज्ञात करनी है। और उच्च सीमा ज्ञात करने के लिए या निम्न सीमा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? 0.5 जोड़ना होता है अगर उच्च सीमा निकाल रहे हैं,
और अगर निम्न सीमा निकाल रहे हैं तो 0.5 घटाना होता है। तो हमें यहाँ 40 से अधिक पूछा गया है तो हम 0.5 जोड़ देंगे। तो 40 की उच्च सीमा कितनी हो जाएगी, जो कि यक्स है, मूल प्राप्तांक 40.5। इतना सब लोगों को समझ में आ रहा है? यस। यस सर। जी, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमने स्टेप इसलिए लिखा कि समझ में आता रहे। अब हम लोग दूसरे स्टेप पे चलेंगे तो जो हमारा यक्स का मान आया है 40.5, उसका हम क्या निकालेंगे, सिग्मा वैल्यू, या कह सकते हैं जेड प्राप्तांक, जेड स्कोर। तो हम जो मूल प्राप्तांक है, अब हम सूत्र लगाएंगे जेड स्कोर का। तो जेड स्कोर इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस एम अपन सिग्मा। तो हम इसमें मान रखेंगे क्योंकि अब हमारा एक्स का मान कितना दिया गया है, आया है, जो उच्च सीमा आई है। मूल प्राप्तांक कितना आया है, 40.5 मूल प्राप्तांक हो गया। मध्यमान कितना दिया गया है, 60, और मानक विचलन कितना दिया गया है, 12। तो इस सूत्र से हम क्या निकालेंगे, जेड स्कोर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में ना आया हो? समझ में आ रहा है। अब हम ये इससे सर आ रही जेड, समझ में। जी, जहाँ किसी को कोई भी अगर क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो इससे पूछ सकता है कि यहाँ दिक्कत है, यहाँ नहीं समझ में आया। वीरेन आप प्रोसीड करो, यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई क्वेरी है, आप आगे प्रोसीड करो। जी मैम, अब हमारा जो जेड स्कोर का मान है, अब इस पे हम क्या करेंगे, जो हमारा एनपीसी का वक्र है, जो हमारा एनपीसी है, सामान्य प्रायिकता वक्र है, तो हमारा मान किस में आया है, मध्यमान, क्योंकि मध्यमान अधिक था और जो मूल प्राप्तांक था वो कम था। तो इसीलिए जो वैल्यू आई हमारे किस में आई है, निगेटिव वैल्यू आई है, माइनस में आई है। तो हमारा कितना है मान, -1.625। अगर उसे हम राउंड राउंड फिगर लेंगे तो उसका आएगा -1.3, अरे सॉरी 1.63 सिग्मा। अब हम इसको सामान्य प्रायिकता वक्र पर दिखाएंगे कि -1.63 कहाँ पर आ रहा है। क्योंकि जो कि वैल्यू किस में आई है, ऋणात्मक में आई है। तो जो हम वैल्यू आई है ऋणात्मक में, वो किधर जाएगी, एनपीसी में, दाएं तरफ या बाएं तरफ? दाएं बाईं तरफ। तरफ। बाईं तरफ, क्योंकि ऋणात्मक वैल्यू क्या होती है, मध्यमान से जब बाईं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक वैल्यू, और जब दाहिनी तरफ जाएंगे तब धनात्मक वैल्यू। तो जब ऋणात्मक वैल्यू आई है तो हम जहां पर ऋणात्मक वैल्यू हमारी कितनी आई है, -1.63, तो हम उसे एनपीसी पर देखेंगे कि -1.63 कहाँ आ रहा है। तो देखिए यहीं पर बाईं तरफ -1.5 से थोड़ा सा बाईं तरफ जाएंगे तो वहां पर आएगा -1.63। तो हम एनपीसी पर इसको शो कर लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा सिग्मा वैल्यू आया है, जेड का मान जो आया है, अब उससे हम क्या करेंगे कि जो हमारी क्षेत्रफल, जो हमारा वक्र की जो तालिका है, क्षेत्रफल तालिका, जो टेबल हमें दिया गया है,
बुक में पीछे दिया है, हमने यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ से हम जो जेड की वैल्यू आई -1.63, हम यहाँ से उसकी वैल्यू किसमें निकालेंगे? प्रतिशत में। तो हम यहाँ से वैल्यू देखेंगे कि माइनस को इस समय नहीं देखेंगे, केवल देखेंगे कि वैल्यू 1.63 की वैल्यू कितनी आ रही है। माइनस केवल यह डिनोट करता है कि सामान्य प्रायिकता वक्र में वह किधर शो कर रहा है, दाहिनी तरफ शो कर रहा है या बाईं तरफ शो कर रहा है। जो चिन्ह आता है बस यही शो करता है कि जो वैल्यू हमारी है वह वक्र में बाईं तरफ है या दाहिनी तरफ। अब हमें यह देखना है कि जो हमारी वैल्यू आई 1.63, वह उसका मान इस तालिका में कहाँ पर है, कितना है। तो जब वैल्यू अगर जो हमारा टेबल दिया गया है, कॉलम दिया है बाईं तरफ, उसमें दशमलव के एक स्थान तक, अर्थात जो जेड का मान है वो दशमलव के एक स्थान तक दिया गया है, और जो ऊपर जो वैल्यू दी गई जैसे 0.00, 0.01, 0.02, यह दशमलव के दूसरे स्थान का मान है जो हमें प्राप्तांक प्राप्त हुआ है, जेड का मान जो प्राप्त हुआ है। तो हम 1.6 का मान किधर लिखेंगे? बाईं तरफ से, जो हमारा टेबल है। और 0.3 का मान किधर से देखेंगे? ऊपर वाले से। तो 1.63 का मान कितना आएगा? आप लोग देख के बताइए कितना आएगा। इसमें 0.4484 ना समथिंग, हाँ 0.4484 जी हाँ, बिल्कुल सही और बताया 3 आपने। का। हाँ, इधर से बाईं तरफ से हम लोग देखेंगे 1.6 का मान, और फिर ऊपर से 0.03 पर जाएंगे। तो ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे वही हमारा मान होगा। तो हमारा मान 1.63 का मान कितना है? यहाँ पर लिखा गया है 0.4484। अब हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे, जब परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 44.84%। अब हम पुनः जो एमपीसी हमने बनाया है उस पे देखेंगे। तो यह जो मान हमें पूछा गया था क्या कि 40 से कितने, जो प्राप्तांक 40 है वहां उससे अधिक कितने लोग पाए। तो यह जो प्राप्तांक आया है यह कितना? 40, जितने लोग 40 प्राप्तांक तक पाए हैं उतने लोगों का मान आया है कि इतने लोग 40 अंक पाए। तो मध्यमान से जब बाईं तरफ 44.84% को छोड़ करके इसके बाईं तरफ जितने लोग हैं वो कितना पाए हैं? 40 अंक। अब हमें पूछा है जो 40 से अधिक पाए हैं, हमने तो 40 तक का मान निकाल लिया। अब हमें 40 से अधिक का पूछा है, तो अधिक का अर्थात अधिक से आशय है कि जब हम दाहिनी तरफ जाएंगे वक्र में, जहां पर 40 से दाहिनी तरफ जितने भी अंक होगा वह क्या होगा? उतने लोग 40 से अधिक अंक प्राप्त किए होंगे। तो 40 से दाहिनी तरफ कितना अंक आ रहा है? 40 से दाहिनी तरफ पहले 44.84 है, उसके बाद 50% है, तो दोनों को जोड़ लेंगे। तो जब हम जो हमारी संख्या आई है हमने 40 पर निकाला था कि 40 पे कितने लोग पा रहे हैं। अब हम 40 से अधिक जब निकालेंगे तो जितना हमारा जहां पर 40 आया है वक्र में, 40 से दाहिनी तरफ जितने भी लोग होंगे उतने लोग क्या होंगे? 40 से अधिक अंक प्राप्त किए होंगे।
तो यहाँ पर 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने लोग आ गए? 94.84%। हम जो 50% बचा था दाहिनी तरफ का हुआ प्लस 44.84% जोड़ लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। फिर हम अब जो वक्र बना है उसमें क्या होता है, 50% दाईं ओर होता है और 50% बाईं ओर होता है, अर्थात 100%। हम कह सकते हैं कि 100% जो होता है वह 100 के बराबर होता है। तो इससे क्या होता है कि जितना हमारा अंक आया है, जितना हमारा अंक आया है वह कितने में आया है? 100 में से आया है। अर्थात जो एनपीसी दर्शाती है वह कितने में से दर्शाती है? 100 छात्रों में से, 100 में से कितने लोग कितना पाए हैं। तो इसमें जो एनपीसी पे हमारा निकल के आया है कि कितने लोग 40 से अधिक अंक पाए हैं, तो 94.8% छात्र थे। तो यह 100 में से है, 100% में से। तो अगर हम 100 छात्रों में से इतने छात्रों ने 94.84 छात्रों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो हमें टोटल में से निकाल लेना है 400 में से कितने लोग 40 से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। तो हम 400 में से इतने का गुणा कर लेते हैं, इसका प्रतिशत ज्ञात सॉरी जो संख्या है निकालने के लिए जो प्रतिशत है उसके बटे 100 करते हैं। तो 400 गुणित, क्योंकि टोटल संख्या कितनी थी छात्रों की? 400, और जितना हमें निकल के आया वो 100 में से निकल के आया। तो 400 में से इतने का 94.84 गुणित 100 करेंगे तो जो मान आएगा, जैसे 379 379.36 आया। तो पॉइंट में तो छात्रों की संख्या आएगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसे पूर्णांक में पूरा लिख लेते हैं। तो कितने छात्रों की संख्या आ गई? 379 छात्र। जो 400 में से 379 छात्र कैसे होंगे? 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले होंगे। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई भी क्वेरी हो पूछ सकता है। आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, कहीं ना समझ में आया हो। नहीं समझ में आ गया वीरेंद्र, और पूछ लीजिए किसी से। समझ में आ गया, आपने बहुत अच्छे से क्लियरली सारी चीजें समझाई हैं, स्टेप्स सारे बहुत अच्छे से समझाए, समझ में आ गया। अभिषेक, रिंकू और जितने हाँ भी आ लोग गया हैं है, ग्रुप आ में। गया। आ गया सर। जी आ गया सर, आ गया। ओके। जिस तरह से हम लोग जैसे 40 से अधिक अंक पूछा है तो हमने इस प्रकार निकाला, इसी प्रकार से अगर हमें पूछेगा कि इतने से कम अंक, तो बस केवल हमें एक जगह, केवल जहां हम उच्च सीमा निकालते थे वहां पर हम निम्न सीमा निकालेंगे, बाकी पूरी प्रक्रिया हमें यही करनी है। तो जैसे यहाँ पर पूछा है कि कितने छात्रों ने 70 से कम अंक प्राप्त किए होंगे, तो हमें फिर पूरी प्रक्रिया वही करनी है, जहां बस केवल एक करना है कि जहां 70 से कम पूछा है तो हमें क्या करना है, 70 की निम्न सीमा निकालनी पड़ेगी। वहां हम उच्च सीमा निकालते थे, अधिक पूछता था, यहाँ पर निम्न सीमा निकालेंगे। आप लोग करिए, फिर बताइए कि कितना आंसर आ रहा है।
315 स्टूडेंट। आप लोग कर रहे हैं? जी करिए, कहीं समस्या हो तो पूछ सकते हैं, या तो फिर करिए और फिर आंसर बताइए कितना है। वीरेंद्र, यस मैम। बेटा जब अभी आप जैसे न्यूमेरिकल हम लोग से करवा रहे हो, ठीक है, तो जैसे एकदम से कितने छात्रों ने 70 से कम अंक प्राप्त किए होंगे, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर जाने से अच्छा है कि जी हम क्या करें, हर स्टेप पे पूछते रहें, जैसे कि कितना रेंज आया, कितना परसेंटेज आया, फिर वो ऐसे करते रहेंगे ना, तो वो स्टेप्स भी वो रिवाइज होते जाएंगे, और वो पूरा एक साथ पूछने से अच्छा है कि हर स्टेप्स को पूछो आप, कि उच्च सीमा कितनी आई, अच्छा मैम, है ना, ठीक। इस तरीके से रिकॉल भी हो जाएंगे जी स्टेप सभी को, और थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे जिनको गाइडेंस नहीं, अभी शायद बहुत दिनों बाद से वो कर रहे होंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा वो भूल गए हो, तो आप हर स्टेप्स को एक बार बताते हैं, जो मतलब पहले उनको कहो आप ये सीमा कितनी आई है, जेड का इसका जेड स्कोर वैल्यू जी कितनी आई, इस तरीके से। सर ठीक है। तो आप लोगों की निम्न सीमा कितनी आई स्टेप फर्स्ट में? 69.5। जी, सब कितनी आई है? सर सर एक चीज पूछनी थी। अब आप लोग बताइए जेड स्कोर का मान कितना है? 7 0 पॉइंट, हाँ राजा रानी की आपकी 0.775। आवाज कट रही है। वीरेंद्र, आस्था की कोई क्वेरी है आप जी सिलेबस? जी, सर यस आस्था मैम, कुछ? बताइए जैसे मैम। पॉइंट 7916 आया हमारा जो जेड का स्कोर था, तो क्या हम उसको 0.8 कर सकते हैं? 0.79 अगर हम स्कोर नहीं, बढ़ा जैसे दें। कि हम जो टेबल दिया होता है वो पॉइंट के 2 स्थान तक का मान हमें टेबल से देखने के लिए मिलता है, तो हम राउंड फिगर करके पॉइंट के 2 स्थान तक का मान लेते हैं। 0.00 एक स्थान तक क्या लेंगे भी तब। दिया हो सर? सर 0.00 जी का भी दिया है, 0.00 का भी दिया है। हाँ, दिया है, लेकिन जैसे अगर हम राउंड फिगर करके 2 स्थान तक का मान निकाल पा रहे हैं तो ज्यादा एथेंटिक आएगा। अगर हम इसको भी डिनाई करके 1 स्थान तक लेंगे तो थोड़ा सा जो मान है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ऐसे क्या होगा कि एथेंटिक मान हमें मिल जाएगा। सिर्फ एक नंबर का सर अंतर आ रहा है, इसमें 314 पॉइंट एक कुछ आ रहा है, अगर इसमें आप 3 कुछ आ रहा है आंसर में। क्या मैम? सर जैसे हम आंसर निकालते हैं लास्ट में, तो फिर एक एक अंक का अंतर आ रहा है, जी सिर्फ एक में 315 पॉइंट कुछ आ रहा है, एक में 314 पॉइंट कुछ आ रहा है। हाँ, तो वही थोड़ा बहुत अंतर होगा, मतलब माइन्यूट डिफरेंस होगा तो थोड़ा बहुत अंतर होगा। बाकी जैसे हम पॉइंट में ही अगर राउंड फिगर कर ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा। जैसे हम दशमलव के कितना भी अंक दाहिनी तरफ जाए तो क्या होता है कि हमें थोड़ी सी जो ज्यादा दूर तक जाते हैं तो वहां तक क्या होता है कि कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो जैसे हम कम से कम निकालते हैं, तो जैसे हम अगर अधिक ऑथेंटिक मान लाना है तो हम जैसे जो टेबल दिया गया है उसमें 2 स्थान तक मान दिया गया है तो हम सोचते हैं कि 2 स्थान तक का मान आ जाए। नहीं तो ऐसे कि दशमलव के एक अंक तक का मान भी दिया है तो हम 1 अंक तक ला सकते हैं। लेकिन क्या होगा, थोड़ा बहुत जो आंसर है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा।
ठीक सर। अब आप लोगों का सिग्मा वैल्यू आ गया। अब आप लोग टेबल से देख करके निकाल लीजिए कितना आएगा मान। 28.52%। 28.52%। 28.52% जी। सबका इतना आ रहा है? यस सर। अब हमें क्या देखना है? 70 से कम अंक कितने लोगों ने प्राप्त किया है। तो जो हमारा मान आया था कि इसमें धनात्मक में आया था, तो हम कहाँ तक जाएंगे? जो दाहिनी तरफ। अब हम दाहिनी तरफ से कहाँ जाएंगे? जितना मान हमारा आया था तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बाईं तरफ। हमें कम निकालना है। हम बाईं तरफ जितना जाएंगे उतना कम अंक मिलेगा। क्या सभी लोगों का उत्तर इतना आ रहा है? यस सर। यस सर। सर अगर 0.8 करके करते हैं तो 315 आ रहा है, अगर 0.79 करके करते हैं तो 314 आ रहा है। आस्था, जी वही। आस्था जी यस मैम। बेटा, जैसे आपका वैल्यू कितनी आ रही थी, फिर वीरेन वाली स्लाइड खोलो जिसमें 0.7 समथिंग कुछ वैल्यू आ रही है 3 डिजिट तक। मैम इससे 0.7916 आ रहा है। ठीक है, 0.791 है। तो देखो हाँ। जब हमारे पास जो आपकी टेबल है उसमें डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक एग्जैक्टली हम श्योर वैल्यू देख सकते हैं, तो हम क्यों राउंड ऑफ करें ना, वो वाली बात है। अगर 9 के बाद जैसे यहाँ 9 सॉरी 0.791 की जगह अगर 8 होता, ठीक है, वैसे 0.798 वैल्यू आती तो हम उसको कर लेते हैं 0.80, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, आपकी जो भी टेबल है उसमें एक तरफ आपके पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट और ऊपर वाले में आपका पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट को अगर हम एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हैं तो हमें राउंड ऑफ फिगर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है आस्था, आप 0.8 पे मत करो कोई फर्क। जैसे वैल्यू भी आ रही है अगर 0.8, अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये जो जेड स्कोर की वैल्यू आई 0.8 समथिंग आई, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे 0.80 पे देखेंगे। तो वो परिस्थिति की बात है, उसको आप मतलब हमें जबरदस्ती उस नंबर को राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम 0.79 को एक्यूरेटली टेबल के थ्रू मेजर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर और यहाँ पर 1 भी है, ठीक है, तो 1 4 या 4 5 या उससे ज्यादा होना चाहिए राउंड फिगर होने के लिए। नेक्स्ट, तो आप सिंपली क्या करो 0.79 पे वैल्यू देख लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, अगर वैल्यू अवेलेबल है तो आप पूरा सेकंड डिजिट तक जाओ, और अगर जैसे मान लो 0.4 आए तो 0.40 हम देख लेंगे। ठीक है आस्था? ओके वीरेंद्र, आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। वैसे क्लास की टाइमिंग तो ओवर हो रही है, जी मैम। तो अभी कितना बाकी है आपका प्रेजेंटेशन वीरेंद्र? मैम एक एप्लीकेशन हो गया, दूसरा एप्लीकेशन बताना है। अच्छा, तो एक एप्लीकेशन हम लोग कल पढ़ लें, अब है ना? जी मैम एक बात पूछ रही थी। हाँ अभिषेक बताओ। मैम हाँ क्या हाँ। रिपीटेशन हो सकता है इसमें? एप्लीकेशन जो ये पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा चुका है, जैसे फर्स्ट सेकंड पढ़ा दिया या ये इस ठीक तरीके है, से? जैसे बेसिकली जब हम लोगों ने इस एनपीसी का ये पढ़ा है पार्ट में, जैसे 5 या 6 एप्लीकेशन है। मैम ठीक है, 5 बुक्स में ज्यादातर दे रखा है। 6 है मैम, हाँ 6 तो आती। आया हाँ जैसे हमारे मैंने, पास जो मैम बुक्स है उसमें 5 तक दे रहा है चलो मैम। ठीक है कोई बात नहीं। तो जैसे 5 या 6 एप्लीकेशन हैं, ठीक है, जी और हाँ जो मैम। हम लोगों ने प्रेजेंटेशन के लिए यूनिट्स जैसे पहले से डिसाइड की हुई थी ना कि हम लोग जैसे 3 यूनिट्स हम हमारी और सर की थी, तो हमने कोशिश की थी कि बाकी 2 यूनिट पढ़ाएंगे और एक मतलब सारे यूनिट में से यस सिर्फ एक मैम। यूनिट पे प्रेजेंटेशन देंगे। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेजेंटेशन अगर होंगे और बच्चे ज्यादा हैं तो रेपिटेशन होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का रिवीजन ही हो जाएगा बेसिकली, कोई परेशानी नहीं। यस ठीक है, ठीक है। तो वीरेंद्र ठीक है। आज वीरेंद्र ने हम लोग को जो एनपीसी के एप्लीकेशन समझाए बेसिकली कि क्या की एक परसेंटेज के बियॉन्ड या उसके
बिलो कितनी वैल्यूज होती हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही अच्छे से बता समझाया। वीरेंद्र, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, आपने जो डायग्राम्स भी बनाए वो बहुत ही एक्यूरेट बनाने की कोशिश की, बहुत अच्छा रहा। ठीक है, तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, राइटिंग बहुत बहुत ही प्यारी है राइटिंग है आपकी, और आपका समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। एक प्रॉपर जैसे जैसे वीरेंद्र ने, आप लोग सब लोग देख लो, जब भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वीरेंद्र ने जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखा है और जिस तरह से पूरा शब्दों के साथ, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना जल्दबाजी में अपना केवल न्यूमेरिकल केवल मैथमेटिकल पार्ट लिखते जाते हैं और उसको इंटरप्रेट नहीं करते, तो ऐसा करने पर आपके मार्क्स क्या हो सकते हैं, कट भी सकते हो। वैसे भी जब हम लोग कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो पूरा आपको बाकायदा बताना चाहिए कि आप इस समय अब क्या कर रहे हो और जो वैल्यू है इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, तो वो वीरेंद्र ने बहुत ही अच्छे से हम लोग को यहाँ पर एक बार ब्रीफली समझा भी दिया है कि किस तरीके से हमें कोई न्यूमेरिकल को अपनी कॉपी पे एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो आप सभी लोग यहाँ से अच्छे से सीख सकते हो। वीरेंद्र, कल हम लोग फिर से इसी टाइम पे मिलेंगे। टाइमिंग मैं आप लोग को ग्रुप पे बता दूंगी वैसे, तो कल हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वीरेंद्र। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।